गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10 के लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका जल संसाधन है, जो आपका ज्योग्राफी का ये लेसन है जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्स, इसका पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस सेशन का पार्ट 1 पढ़ा दिया है जिसमें मैंने आपको इस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया है। साथ ही साथ इस सेशन के जितने भी आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? फर्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि जल पुनर्भरण के दो माध्यमों के नाम लिखिए। यानी जो जल होता है उसका पुनर्भरण किस तरीके से किया जाता है, उसके माध्यम क्या है, उसके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो जल को फिर से भरना मतलब उसको जो जल होता है उसको पुनः भरना किन माध्यमों से किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैंड पंप द्वारा, यानी हैंड पंप से भी हम जल जो है उसको भरते हैं। और आपका क्या लिखा हुआ है? परित्यक्त के कुओं द्वारा पुनर्भरण, और कुएं से भी यहाँ पर जो जल है वो भरा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं? जल पुनर्भरण के दो माध्यम आपके यहाँ पर ये हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। यानी जो जल होता है वो किस प्रकार से उसका नवीकरण किस प्रकार किया जाता है और एक किस तरीके से जो हमारा जल है वो नवीकरणीय संसाधन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि जो आपकी सतही अपवाह और जो भौजल स्रोत से जो प्राप्त जल होता है, जो प्राप्त जल का लगातार नवीकरण जो है वो नवीकरण और पुनर्भरण किसके द्वारा होता है? जलीय चक्र द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? वो जो जल होता है वो जलीय चक्र में क्या रहता है? गतिशील रहता है, जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित होता रहता है। यानी जो जल होता है वो उसका नवीकरण किस प्रकार से होता है? जो जलीय चक्र होता है उसी के द्वारा जो है वो जल का जो है वो नवीकरणीय किया जाता है। और जो जल होता है वो जलीय चक्र में हमेशा क्या रहता है? गतिशील रहता है। यानी जो जल है वो कहीं पर ठहरता नहीं, वो हमेशा बहता रहता है। तो इसके साथ ही साथ जो जल होता है उसका यहाँ पर नवीकरणीय भी होता रहता है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों हैं? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों है। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सदा नीरा। तो सदा नीरा का मतलब क्या होता है? कि इसमें हमेशा जल रहता है, कभी ये खाली नहीं होता, मतलब कभी ये सूखता नहीं है। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सदा नीरा, तो सदा नीरा का मतलब आपका यही हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर नीरा लिखा हुआ है, नीर का मतलब क्या होता है? आपका जल होता है, पानी होता है। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीरा क्यों है, यानी उनमें हमेशा जल क्यों रहता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हिमालय से पिघलने वाली बर्फ के कारण इन नदियों में नीर यानी जल का सदा प्रभाव बना रहता है, इसीलिए इन्हें सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है। तो यानी जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनमें हमेशा जल क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि जो हिमालय से जो बर्फ़ पिघलती है, जो बर्फ़ होती है, उसी के कारण यहाँ पर जब बर्फ़ पिघलती है तो नदी में आ जाती है। तो इसी के कारण जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनका जो जल है वो कभी सूखता नहीं, कभी वहाँ पर जल वहाँ पर कम नहीं होता, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सदा नीरा कहा जाता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जो आपका ये शब्द लिखा हुआ है सदा नीरा, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो जाता है? कि हमेशा जल से भरा हुआ। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। क्या पूछा गया है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है आपका ये जो सरदार सरोवर बांध है? ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। देखिए पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस राज्य में है। अब आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध अब किस नदी पर बना है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? आपका ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जितने भी आपके बांध हैं, जो भी आपके यहाँ पे परियोजनाएं बनाई गई हैं, वो किस नदी पर बनाई गई हैं, किस राज्य पर बनी है, ये सारे आपको यहाँ पर याद करने हैं, क्योंकि इसी में से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है गुल अथवा कुल से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया, आपको यहाँ पर एक शब्द दिया गया है गुल और एक शब्द आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कुल, तो इनसे क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि गुल अथवा कुल जलवाहिकाएँ हैं जो नदी की धारा बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। ये पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है, पश्चिमी जो हिमालय होता है वहाँ पर ये मिलती हैं। तो जो गुल या जो आपका ये लिखा हुआ है शब्द गुल या कुल, इसका मतलब क्या होता है, ये जल वाहिकाएँ होती हैं, यानी जो छोटी छोटी यहाँ पर जल की वाहिकाएँ बनाई जाती हैं, नालीनुमा यहाँ पर बनाया जाता है ताकि जो नदी का पानी हो, जो नदी की धारा, उसको बदल कर कहाँ पर लाया जा सके, खेतों में सिंचाई के लिए इसका यूज़ किया जा सके। तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, गुल कहा जाता है या आपका कुल कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर मतलब होता है। और इनका यूज़ ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जो पश्चिमी हिमालय हमारा प्रदेश है वहाँ पर ये इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं, ये आप सभी जानते हैं। जो हमारा भारत देश है इसमें सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, एक तो कुआं हो गया, नहरें हो गई, तालाब हो गया। तो इन्हीं सब के जरिए जो है वो भारत में सिंचाई की जाती है। तो ये आपके यहाँ पर कुछ प्रमुख साधन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। तो आपका यहाँ पर कुएँ, नहरें और तालाब, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि किसने बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहा था। यानी किसने कहा था जो बांध है वो भारत का आधुनिक तीर्थ है, ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये आपका कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो बांधे हैं वो आधुनिक भारत के तीर्थ हैं। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जल के कोई दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो जल के दो प्रमुख उपयोग आपके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा पीने एवं घरेलू कार्यों में और दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंचाई में। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि जल के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो जल के बिना जीवन ही नहीं संभव है, ये तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इसके प्रमुख जो उपयोग हैं क्या है, एक तो पीने के लिए हमें जल चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे रोज़मर्रा के कार्य होते हैं उनके लिए भी हमें जल की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जो खेतों में सिंचाई वगैरह की जाती है उसके लिए भी हमें यहाँ पर जल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपसे जल के दो प्रमुख उपयोग पूछे गए थे, तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जब मैंने आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाया था तो उसमें जितनी भी परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपकी परियोजनाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताई हुई है। तो आपसे देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो जो आपका हीराकुंड परियोजना है किस नदी पर स्थित है, आपका ये महानदी पर स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर स्थित है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब इसमें आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि विश्व का सबसे अधिक जहाँ ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो कि आपका मेघालय में है। कहाँ पर, जो सबसे अधिक वर्षा वाला आपका स्थान कौन सा है, मौसिनराम है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं दो नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, नदी घाटी परियोजनाओं के नाम। तो आपकी कई सारी परियोजनाएं हैं, इनमें से आपको दो बताना है। तो दो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो आपका लिखा हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना और दूसरा सेकंड आपका लिखा हुआ है हीराकुंड परियोजना। ये आपके यहाँ पर दो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि छत वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं दो तकनीकों के नाम बताइए। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि जो छत वर्षा जल संग्रहण, यानी जो छत वर्षा जो जल वर्षा होती है उसका जल जो होता है किस तरीके से उसको संग्रहण किया जाता है, किस तरीके से उसको स्टोर किया जाता है, उसकी दो टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा हैंडपम्प के माध्यम से, और सेकंड आपका लिखा हुआ है बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से। यानी जो हैंडपम्प होता है उसके माध्यम से भी हम जल को फिर से भर सकते हैं, और सेकंड आपका यहाँ पर लिखा जो कुएँ होते हैं, कुएँ में भी तो पानी को एकत्रित किया जा सकता है और उसको एकत्रित करके यानी जल को हम फिर से भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर तकनीक हो गई जल को संग्रहित करने की, जल को स्टोर करने की। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है,
लेकिन इसमें से जो आपके परियोजनाएं वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपका जो परियोजनाएं बनी हैं वो किस नदी पर बनी है, किस राज्य में बनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। ये आपका क्या पूछा गया, सरदार सरोवर बांध। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो सरदार सरोवर बांध आपका किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये किस राज्य में है आपका, ये गुजरात में है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया था ना, तो क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए कई बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपका सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध आपका यहाँ पर नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी में आपसे यहाँ पर अथवा करके पूछा गया है कि कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो जो कोयना बांध है वो आपका किस नदी पर बना हुआ है, कोयना बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपका ये जो टर्म्स लिखा हुआ है कोयना थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा आपको यहाँ पर, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका कोयना बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है कृष्णा नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि सलाल जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में है। जो आपका सलाल जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपका सलाल जल विद्युत परियोजना है ये आपका किस राज्य में है, ये जम्मू कश्मीर में है। थोड़ा सा नाम में भी देखिए आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या लिखा हुआ है आपका सलाल जल विद्युत परियोजना। तो जो आपका सलाल जल विद्युत परियोजना है ये आपका किस राज्य में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में आपका ये परियोजना बनाई गई है। जल विद्युत जो आपका सलाल जल विद्युत परियोजना है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में ये है आपका, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो कृष्णा गोदावरी विवाद में शामिल हैं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताने हैं जो कृष्णा और जो गोदावरी जो इन दो नदियों का विवाद है वो राज्य आपके यहाँ इसमें शामिल हो। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कृष्णा गोदावरी विवाद में शामिल हैं। ये आपके यहाँ पर दो राज्यों के नाम आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, तो दो राज्यों के नाम आपके यही हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये दोनों राज्य आपके कृष्णा और गोदावरी विवाद में शामिल हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है। क्या पूछा गया, जो वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। यानी जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करने की यानी उसको स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि शुष्क मौसम में पानी की कमी को पूरा करने में वर्षा जल संग्रहण आवश्यक। यानी जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल को स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर जब बारिश वगैरह नहीं होती, शुष्क मौसम हो जाता है, सूखा पड़ने की यहाँ पर बात आ जाती है, तब हम इन जलों को जो हमने वर्षा का जल जो स्टोर किया हुआ है उसको संग्रहित किया, तब उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो है वो वर्षा के जल को संग्रहित करने की, उसको स्टोर करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है। ये आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या पूछा है आपसे कि वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। यानी जो वर्षा जल संचयन है इसका क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका वर्षा का जल होता है उस वर्षा के जल को पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण करना यानी उसको बचाना और उसको स्टोर करना यानी भंडारण करना आपका क्या कहलाएगा, वर्षा जल संचयन कहलाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी जो भी बारिश का जल जब बारिश होती है तो जो बारिश के जल को स्टोर किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, उसी को आपको क्या कहा जाएगा, उसको आपका कहा जाएगा वर्षा जल संचयन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि छत वर्षा जल संग्रहण की दो विधियों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि जो आपका छत वर्षा जल संग्रहण की दो विधियाँ कौन कौन सी हैं आपकी। एक तो आपका हो जाएगा बेकार कुएँ पड़े, जो आपके बेकार हो गए कुएँ हैं, और जो हैंडपंप के माध्यम से आपका क्या किया जाता है, छत वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। यानी जो बारिश होती है उसके जल को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में लोग जल संग्रहण कैसे करते हैं। यानी जो पहाड़ी एरिया होता है, जो पर्वतीय वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर लोग जो है जल को किस तरीके से स्टोर करते हैं, किस तरीके से उसको संग्रहित करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में लोग वाहिकाओं के निर्माण द्वारा जल संग्रहण करते हैं, जिसको कुल या
गुल या कुल कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना कि गुल और कुल क्या होता है, यानी जो छोटी छोटी यहाँ पर वाहिकाएं बनाई जाती हैं, छोटी छोटी यहाँ पर नालियाँ बनाई जाती हैं, उसमें पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, सिंचाई वगैरह के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें इसी तरीके के यहाँ पर जो वाहिकाएँ हैं उनका निर्माण किया जाता है और जल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जल को यहाँ पर संग्रहित किया जाता है। ये आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में लोग जल संग्रहण कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यानी आपका जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर जल का जो संग्रहण है यानी जल को किस तरीके से स्टोर किया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका जो राजस्थान है आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में लोग भूमिगत गड्ढे बनाकर जल संग्रहण करते हैं। यानी जो राजस्थान के लोग होते हैं जहाँ शुष्क प्रदेश होता है वहाँ पर क्या करते हैं, गड्ढा बना दिया जाता है और भूमि जो होती है उसी में गड्ढा बना दिया जाता है और उसी में क्या करते हैं, जो वर्षा का जल होता है उसको वहाँ पर संग्रहित करते हैं, उसको स्टोर करते हैं ताकि जब वहाँ पर शुष्क मौसम हो यानी जब सूखा का मौसम हो तब उस जल को वहाँ पर वो यूज़ कर सके। ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया कि 2 आंदोलनों का नाम बताइए जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में आरंभ किए गए थे। अब आपको यहाँ पर 2 आंदोलन के नाम बताने हैं जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी थी उनके विरोध में आरंभ किए गए थे। यानी मतलब क्या हो जाएगा कि जो बहुत सारी यहाँ पर नदी परियोजनाएं बनाई गई हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो उनके विरोध में 2 आंदोलन के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपका फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये दोनों आपके क्या हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध में आरंभ किए गए थे। कौन सा आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। तो ये आपका क्यों किया गया था, ताकि यहाँ पर जो बांध वगैरह बनाए जा रहे थे उसको यहाँ पर ना बनाया जाए। जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनके विरोध में ये आंदोलन चलाए गए थे। कौन कौन से, एक तो आपका यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेकेंड आपका यहाँ पर टिहरी बांध आंदोलन। ये दोनों आंदोलन आपके लिए आपका यहाँ पर चलाया गया था, किसके लिए, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जा रही थी उनके विरोध में ये सारे आंदोलन यहाँ पर आरंभ किए गए थे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा पूरित उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जो नदी घाटी परियोजनाएं आपकी बनाई जाती हैं उनसे किन उद्देश्यों का यहाँ पर पूर्ति होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाढ़ नियंत्रण हो जाता है, सिंचाई हो जाती है और विद्युत उत्पादन और मृदा संरक्षण आदि जो हैं ये नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा पूरित उद्देश्य हैं। यानी जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं आपकी, उनका उद्देश्य क्या है, उनसे क्या क्या हमें लाभ हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जितनी भी आपके यहाँ पर नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं उनसे क्या होता है, एक तो बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, साथ ही साथ सिंचाई के लिए हमें यहाँ पर जल मिल जाता है और साथ ही साथ जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो भी हमें इनसे यहाँ पर मिल जाता है और साथ ही साथ जो मृदा का संरक्षण होता है वो भी यहाँ पर हो जाता है। तो इतने सारे यहाँ पर इसके उद्देश्य हो जाते हैं। जो भी नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं इतने सारे लाभ यहाँ पर हमें इन परियोजनाओं से मिलते हैं। ये आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। अब आपका यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख, तो ये परियोजनाएं जितने भी आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनी इन सारे के नाम आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं। साथ ही साथ ये भी याद कर लेना है कि ये किस राज्य में बनाए गए हैं और किस नदी पर बनाए गए हैं, ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो देखिए आपका यहाँ पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है दामोदर नदी घाटी परियोजना, सेकेंड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना और इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना और फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। ये भारत की आपकी प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो इन सारे परियोजनाओं के नाम आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं और साथ ही साथ किस नदी पर बनी हुई है और किस राज्य में बनी हुई है ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों घोषित किया था। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने नदी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों घोषित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि पंडित नेहरू का मानना था कि इससे कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा, औद्योगिकरण में तेजी आएगी तथा शहरी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो जो पंडित नेहरू जी थे उन्होंने नदी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर इसलिए कहा था, क्यों, क्योंकि उनका क्या मानना था कि जो भी यहाँ पर बांध वगैरह बनेंगे उससे क्या होगा, कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास
विकास होगा, कृषि में भी यहाँ पर विकास होगा और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहाँ पर भी विकास होगा। देखिए जो भी नदी घाटी यहाँ पर परियोजनाएं बनाई जाएंगी तो इससे हमें कृषि जो लोग किसान होते हैं उनको सिंचाई करने के लिए यहाँ पर जल मिल जाएगा। तो जब यहाँ पर कृषि के लिए यहाँ पर जल मिल जाएगा तो जो वहाँ पर ग्रामीण है, जो किसान है, उनकी भी अर्थव्यवस्था में विकास होगा, उनकी भी यहाँ पर कमाई वगैरह हो पाएगी। तो इससे क्या होगा, जो कृषि है और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उसकी अर्थव्यवस्था का भी यहाँ पर विकास होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जो औद्योगिकरण है उसमें भी तेजी आएगी और जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसमें भी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, उसका भी यहाँ पर विकास होगा। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जल प्रबंध किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो जल प्रबंध आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आपका क्या लिखा हुआ है कि जल की कमी को कम करने के लिए जल को अनेक प्रकार से संरक्षित करने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, जल प्रबंध कहलाती है। क्या कहलाती है, जल प्रबंधन का आपका यहाँ पर इसको कहा जाता है। यानी जब जल की कमी होने लगती है तो उसको पूर्ण करने के लिए जो भी हम जल हैं, जो भी जल होता है उसको हम संरक्षित करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो उस प्रोसेस को आपको क्या कहा जाएगा, उसी प्रोसेस को आपका कहा जाएगा जल प्रबंधन। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो जो आपका जल प्रबंधन होता है इसकी 2 विशेषताएं आपकी क्या हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदियों पर बांध बनाकर जल को संचयन करना, और सेकंड आपका लिखा हुआ है कि वर्षा जल का संरक्षण एवं भंडारण करना। ये इसकी यहाँ पर विशेषता हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस सेशन के जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट, सारे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है। और जो भी आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनका नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, और उसका जो भी किस राज्य में बना हुआ है, किस नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको यहाँ पर याद कर लेना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रही हूँ। तो ये क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है इन्हीं में से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।